सो हे गाइस एंड व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स देवेश बैक इट अगेन विद इन फ्रेश वीडियो। सो आज करवाएंगे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप के यूनिट फर्स्ट का चैप्टर थर्ड का नाम है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ टारगेट ऑडियंस एंड पोजीशनिंग। हाँ जी, तो चैप्टर नंबर 3 पे आ चुके हैं। एक चीज और बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो बहुत गलत बात है। मैं स्टार्ट नहीं करने वाला, जाओ चलो कर देता हूँ, स्टार्ट कर दो यार लाइक तुम भी। तो अभी हम करवाएंगे चैप्टर नंबर 3 और उससे पहले मैं बता दूं एक चीज और, अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। उसके बाद अगर कॉन्टैक्ट नंबर वहां नहीं आपको दिख रहा, नहीं समझ आ रहा कैसे लेना है, तो देखो ऊपर में मैंने लिख रखा है, आप यहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोनों व्हाट्सएप नंबर मेरे सेम है, ठीक है। और इससे पहले मैं चालू करूँ, फिर से एक चीज और बता दूं, अगर किसी ने चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए तो चैप्टर वाइज वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, जाके देख लेना। चैप्टर वाइज 1 से लेकर सारी यूनिट क्लियर करवाने वाला हूं अपने चैनल एक्सप्लेन के ऊपर। तो आइए अब करते हैं फाइनली स्टार्ट फ्रेंड्स। तो चैप्टर नंबर 3 पे आ चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, डिटरमाइनिंग ऑफ टारगेट ऑडियंस एंड पोजीशनिंग, ठीक है। और हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने आ रहा है वो हमारा है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन से। देखो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हमारा सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है मार्केट सेगमेंटेशन। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, आपको अपनी जो कंपनी है या फिर जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है या बोल सकते हो अपना जो बिजनेस है उसको सेगमेंट करना है, मतलब कि डिवाइड करना है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या अलग अलग पार्ट्स में। तो आप कैसे डिवाइड करते हो वो हम सीखेंगे मार्केट सेगमेंटेशन में। सेगमेंटेशन का एक एग्जांपल देके आपको सिखाता हूं। देखो सपोज करो जैसे कि मेरे पास एक परफ्यूम है, या फिर बोल सकते हो कंपनी एक नया प्रोडक्ट मतलब कि परफ्यूम लॉन्च करना चाहती है। अब परफ्यूम लॉन्च करते समय उसको अपने दिमाग में ये सोचना पड़ेगा कि परफ्यूम जो लेने वाली ऑडियंस है, जिसको भी आप परफ्यूम बेचोगे, वो परफ्यूम कौन खरीदेगा, मेल खरीदेंगे, चिल्ड्रन खरीदेंगे या फिर फीमेल खरीदेंगे या फिर ज्यादातर एल्डर्स खरीदेंगे, ठीक है। कौन ज्यादा परफ्यूम प्रेफर करता है। उसके बाद मान लो आपने वो सोच लिया, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए मार्केट सेगमेंटेशन में। आपने परफ्यूम को लॉन्च कर दिया, मान लो आपने सोच लिया कि उसको फीमेल खरीदेंगे। अरे फीमेल तो बहुत है, जेंडर भी है, ठीक है। अब ये मान लो फीमेल जब खरीद रही है तो कौन सी एज से लेके कौन सी एज तक के लोग ज्यादा उसको प्रेफर करेंगे, कौन सी एज तक की जो फीमेल्स हैं या फिर जो गर्ल्स हैं वो उसको प्रेफर करेंगी। सपोज करो जैसे एज लिमिट में बताऊं तो जैसे 12 से लेके 24 साल के लोग खरीदेंगे, या फिर 25 साल से लेके 35 साल के लोग खरीदेंगे, या फिर 45 मतलब कि 35 साल से लेके 45 साल तक खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एज चेक करना होता है। चलो एज भी चेक कर लिया, एक मान लो एज भी हो गया हमारा, सिलेक्ट हो गया कि इतने साल से हमने बोला कि 12 से 24 साल के लोग परफ्यूम ज्यादा यूज करते हैं। अब उसके बाद परफ्यूम को रूरल में बेचना है या अर्बन में बेचना है, परफ्यूम का रेट कितना रखना चाहिए, इनकम जितनी होगी लोगों की, मान लो लोगों की इनकम अब कम है तो लोगों की इनकम कम होगी तो परफ्यूम कैसे खरीदा पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो छोटी छोटी है, जब हम अपने मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, जब हम इन चीजों को देखते हैं तो ये सारी चीजों को मिला के बनती है सेगमेंटेशन, जिसको मार्केट सबसे हटके बनाती है। सेगमेंटेशन में क्या होता है, हमें पहले ही अपने ऑडियंस की जो अपने टारगेट्स हैं जिनको हमें परफ्यूम बेचना है, पहले उनके बारे में ये जान लेना चाहिए कि हमारा जो परफ्यूम है वो किस कैटेगरी के लोग पसंद करते हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जिनको परफ्यूम नहीं पसंद और कौन से लोग ऐसे हैं जिनको परफ्यूम पसंद है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर मान लो आप परफ्यूम बना रहे हो, 100 लोग खड़े हैं तो 100 लोगों में से अगर मान लो परफ्यूम सिर्फ 10 लोगों को ही नीड है, ठीक है, 90% लोग ऐसे हैं जिनको परफ्यूम की डिमांड नहीं है, बिल्कुल जीरो है, तो आप परफ्यूम बनाओ ही मत, क्योंकि आपके परफ्यूम बिकने के चांसेस ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, अपनी टारगेट को पहचाना जाता है, ठीक है। सपोज करो आपने कोई ऐसी चीज बना दी, क्लॉथ बना दी है छोटे बच्चों के, तो क्लॉथ के कलर्स बनाए आपने, ठीक है। अब बच्चों के कलर्स की डिमांड अलग अलग होती है, आपने ब्लैक बनाया, रेड बनाया, लोगों की अलग अलग चॉइसेस होती है, अलग अलग डिमांड्स होती है। फिर लोगों की इनकम डिपेंड करती है कि उसको खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। ऑडियंस की मान लो इनकम उतनी नहीं है जो आपकी चीजों को खरीद पाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है, अगर आप सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो या अपनी जो बिजनेस बना रहे हो तो उसमें आपको कौन सी चीज लानी है, तो वो किस ऑडियंस के लिए ला रहे हो, परफेक्ट उस ऑडियंस के लिए ही लाओ, उसके ऑडियंस के ऊपर फोकस करो, क्योंकि आपका माल वही ऑडियंस खरीदेगी जिनको आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। सेगमेंटेशन में हम बंटवारा करते हैं। सबसे पहले मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, तो 100 लोग में से हमें अगर परफ्यूम बेच रहे हैं तो देखो सिंपल हम कैसे छांटते हैं। 100 लोग हैं, हमें परफ्यूम बेचना है, हमने देखा कि परफ्यूम मोस्टली गर्ल्स खरीदती है, तो हमने देखा इसमें से कुछ बॉयज भी हैं, तो मान लो इसमें 50% गर्ल्स है तो मैंने 50% गर्ल्स को अलग रख लिया।
तो 100 में से 50% बॉयज थे, वो तो नहीं खरीदेंगे, तो हमारा माल की बिक्री कितनी होगी 50%। मगर सोचो अभी 50% में से कुछ औरतें ऐसी होंगी जिनकी उम्र 55 से लेकर 65 साल तक की होंगी या 70 साल तक की होंगी, जो ओल्ड एज होंगी, वो परफ्यूम लगा के क्या करेंगी, तो वो लोग नहीं लगाएंगे। तो इसमें से मान लो हमने 10 लोगों को और कम कर दिया, माइनस कर दिया, तो अभी कितना बचा 40%। तो आप 40% जो लोग हैं हमारे परफ्यूम को खरीदना चाहते हैं। अब उसके बाद 40% में से भी ज्यादातर जो मोस्टली है वो भी अगर मान लो 35 से 40 साल या 45 साल की जो गर्ल्स हैं वो नहीं प्रेफर करती, थोड़ा प्रेफर करती है, तो उसमें से भी आप 10 माइनस कर दो तो टोटल बचा आपका 30%। देखो 30% लोग परफ्यूम खरीदेंगे, तो आप 100 में से 30% के लिए बना रहे हो। समझ आ रही है वो चीज। उसके बाद उन 30% में भी कंडीशन आ जाती है, आपको अपनी टारगेट की इनकम भी तो देखनी है। अब मान लो हमने देख लिया कि फीमेल्स को परफ्यूम चाहिए, जेंडर भी हमने मैच खा लिए, अब आते हैं सिंपल एज की बात। एज की बात के बाद क्या आएगी, इनकम की बात। इनकी इनकम, इनमें से 30 में से 15 लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम नहीं होगी आपके परफ्यूम खरीदने की, या यूज नहीं करते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे, तो 10 और माइनस कर दो तो कितने बच्चे 20। तो टोटल आप अपना प्रोडक्शन 20 लोगों के लिए कर रहे हो, तो अपना जो टारगेट है वो कितने लोगों के लिए, 20 लोगों के लिए। तो सेगमेंटेशन का सिंपल सा रूल क्या है, सेगमेंटेशन हमारे बिजनेस के जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे जिनको हम बेचने वाले परफ्यूम, वो बताती है कि सेगमेंटेशन की कितने लोग आपकी चीजों के लिए मोटिवेट होते हैं, कितने लोग उसको बाय करेंगे और कितने लोग उसको नहीं डिमांड करते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल मार्केट इनटू द हेटेरोजेनस मार्केट टू रिलेटिवली distinct homogeneous subgroups of the consumers and common needs of the characterized are selecting one or more सेगमेंटेशन टू द मार्केट एंड द डिस्टिंक्ट मार्केटिंग प्रोग्राम्स। देखो यहाँ पर इन्होंने जो चीज बताई है, इसमें सबसे पहले तो आया था यहाँ पे लिखा मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग। ये क्या है, एक प्रोसेस होती है अपने ऑर्गेनाइजेशन को या अपनी कंपनी को डिवाइड करने की, अलग अलग पार्ट्स में डिवीजन करने की। आगे लिखा है द टोटल मार्केट आर द टोटल हेटेरोजेनस मार्केट एंड रिलेटिवली, कह रहा है यहाँ पर कुछ लोग हेटेरोजेनस मार्केटिंग में आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो होमोजीनस होते हैं। देखो होमोजीनस हेटेरोजेनस में फर्क कितना होता है, होमोजीनस वो लोग जिनकी चॉइस एक जैसी है, जिनकी नीड्स एक जैसी है, वांट एक जैसी है और जिनकी स्टाइल्स एक जैसे हैं, बिल्कुल वो सारे होमोजीनस होते हैं, मतलब कि हर चीज उनकी एक जैसी हो। हेटेरोजीनियस में वो लोग आते हैं जिनकी डिमांड्स अलग अलग है, ठीक है, जिनकी चॉइसेस अलग अलग है, किसी को रेड पसंद है, किसी को ब्लू पसंद है। आपको वो तय करना है जो भी आप चीज बना रहे हो वो किस पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के लिए या किस पर्टिकुलर एज के लिए या किस पर्टिकुलर इनकम वाले लोगों के लिए वो चीज बना रहे हो। तो इसको सेगमेंटेशन करना होता है, इसको डिवाइड करना होता है, या तो आप एज के हिसाब से डिवाइड कर दो सबको, या आप उसकी नीड्स के हिसाब से डिवाइड कर दो, या आप उनके क्या है इनकम के हिसाब से डिवाइड कर रहे हो, या फिर आप उनके एरियाज के हिसाब से डिवाइड कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब डिवाइड करना किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से, ठीक है। तो ये पूरा होता है कॉन्सेप्ट। आगे उसके नीचे लिखा मैंने सब ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर विद कॉमन नीड्स, और यहाँ पे लिखा मैंने होमोजीनियस ग्रुप्स। होमोजीनियस ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें कॉमन नीड्स वाले लोग रहते हैं। मैंने बताया ना अभी, कॉमन नीड्स, जिनकी सारी चीजें एक जैसी होती है। एंड कैरेक्टराइज्ड, और सारे के सारे कैरेक्टर्स, उनके स्टाइल्स बोल सकते हो, ठीक है, उनका पहनावा, उनका बिहेवियर सब एक जैसा होता है। आगे लिखा एंड सिलेक्टिंग वन और मोर सेगमेंट टू द मार्केट विद डिस्टिंक्ट मार्केट प्रोग्राम्स, कह रहा है। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, अपनी मार्केट सिलेक्ट करनी होती है, अपने टारगेट ऑडियंस को फोकस करना होता है कि कौन सी ऑडियंस ऐसी है जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने को प्रेफर करती है। तो ये पूरा का पूरा मतलब होता है सेगमेंटेशन का। समझ आ गया? तो देखो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब कॉन्सेप्ट के बाद सारी चीजें इजिली आपको समझ आ जाएगी। नीचे लिखा है इफेक्टिव सेगमेंटेशंस। देखो इफेक्टिव सेगमेंटेशंस क्या क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला, फर्म मस्ट डिटरमाइन वेदर द मार्केट एंड हेटेरोजीनियस। कह रहा है सबसे पहले फर्म को अपनी मार्केट के हेटेरोजीनियस को डिसाइड करना होता है। हेटेरोजीनियस मतलब उन लोगों को अलग निकाल के छांटना होता है जिन लोगों की डिमांड्स आपके कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट्स की डिमांड से अलग होती है, ठीक है। मान लो हम बना रहे परफ्यूम, किसी को परफ्यूम नहीं चाहिए तो उनको अलग कर दो पहले, क्योंकि वो खरीदने वाले ही नहीं है। उनको मार्केट में अपने यहाँ पे मत जोड़ो, अपने ग्रुप में मत ऐड करो, ठीक है। आगे लिखा है इफ द प्रोडक्ट इन नीड ऑफ कंज्यूमर आर होमोजीनियस। कह रहे हैं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी नीड है वो होमोजीनियस के लिए रखो। जो होमोजीनियस लोग होते हैं जिनकी नीड्स आपके प्रोडक्ट्स के लिए दिखा रहे हैं, जो आपके रुचि रखते हैं अपने प्रोडक्ट्स में आपके, तो उन लोगों को होमोजीनियस में आप ऐड करते हो। उसके बाद लिखा देन
इट मेक्स नो सेंस टू सेगमेंटेशन द मार्केट। कह रहा है अगर आप इस तरह से मार्केट को बनाते हो तो यहाँ पर कुछ सेंस बनेगा, वरना अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करते हेटेरोहोमोजेनियस को, तो आपकी मार्केट का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखा है इट मस्ट बी पॉसिबल टू रीच द टारगेट सेगमेंटेशन इफेक्टिवली। अगर आप सेगमेंटेशन अच्छे से करते हो, आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स में या एज में या इनकम के हिसाब से बांट देते हो अपनी ऑडियंस को, तो आपका सेगमेंटेशन एकदम इफेक्टिवली हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बनाओगे आपको ऑडियंस को नहीं ढूंढना पड़ेगा बार बार कि मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा कौन, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट बनाया आपने पहले ही सेगमेंट कर लिया था कि ये जो है प्रोडक्ट गर्ल्स के लिए, और ये गर्ल्स इतनी % है तो वो खरीदेगी। सपोज करो गर्ल्स ही कम होती तो आप प्रोडक्ट ही मत बनाओ, ठीक है, नहीं तो आपका लॉस हो जाता है। तो ये इफेक्टिव होता है। उसके बाद नीचे लिखा है, एक चीज और बताता हूँ, इफेक्टिव सेगमेंटेशन के 5 टाइप्स होते हैं। बोल सकते हैं 5 नहीं है तो बहुत सारे टाइप्स, मगर आपकी बुक में मेनली 5 बेसिक पॉइंट्स दे रखे हैं। टाइप्स बोल सकते हो, मेजर स्टेप्स बोल सकते हो, जिसकी कैटेगरी में हमें इनको बांटा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है हमारी मार्केट सेगमेंटेशन। देखो पहली आती है बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। हम फर्स्ट कैटेगरी में मार्केट सेगमेंटेशन के हिसाब से अपने जो प्रोडक्ट्स की ऑडियंस है उनको डिवाइड करते हैं। पहली चीज, वेरिएबल इज कैरेक्टर स्केच एंड इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन दैट मार्केट्स यूज टू डिवाइड। कह रहा है हमारी मार्केट जो है वो क्या करती है, अलग अलग डिफरेंट लोगों की जगह से उनको उठाती है, वहां से मतलब उठाने का कहने का मतलब उनको चूज करती है और अपने एक इंडिविजुअल ग्रुप में उनको डाल देती है। क्यों? क्योंकि उनकी होमोजीनियस नीड्स होती है। आगे लिखा है and create the total market into segmentation variables such as geographic location age। कह रहा है और जितने भी मार्केट्स में जितनी भी ऑडियंस को हम टारगेट करते हैं उनका कोई ना कोई एक स्पेशल मोटिव होता है, सबकी एक स्पेशल थिंकिंग होती है और सबका कुछ एक मेन पॉइंट कॉमन होता है। जैसे कि मान लो कोई जियोग्राफिकल लोकेशन, किसी की लोकेशन एक जैसी हो, हम किसी को लोकेशन के हिसाब से उठा रहे हैं। मान लो ठीक है कि मैंने सोचा कि मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो दिल्ली में बिकेगा, दिल्ली हो गया, जनकपुरी हो गया, जे कॉलोनी हो गया, तो दिल्ली के जो भी एरियाज है ना वहां के लोगों को मैं अपनी टारगेट ऑडियंस मानता हूं। ठीक है, तो मैं अपने प्रोडक्ट को वहां पर बेचूंगा। तो ये हो गई लोकेशन की बात। अब बात करते हैं जैसे एज की और जेंडर की। तो देखो हम एज के हिसाब से भी उठा सकते हैं। सपोज करो मैंने बोला मैं दिल्ली में बिजनेस करने वाला हूं, मैंने बिजनेस डाला, हम ये देखते हैं कि भाई एज कौन सी एज तक के लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करेंगे, तो हमारी ऑडियंस हो जाएगी। अब एज कैसे डिवाइड करते हैं, अब देखो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे एप्स की लेके एग्जांपल देता हूं। देखो जैसे बात करते हैं स्नैपचैट और ट्विटर की, दो चीजों की मैं बात करता हूं, ट्विटर और स्नैपचैट। अब हमने देखा कि जो स्नैपचैट ऐप है ना ये कम से कम 12 साल से लेके 24 साल के बच्चे बहुत ज्यादा इस पे एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा लोग इसको चलाते हैं और एज क्या है 12 से 24। हमने ये देख लिया, सेगमेंटेशन कर लिया हमने छोटा सा कि स्नैपचैट को 12 से 24 साल के बच्चों के लिए वैसे बनाया सबके लिए है, मगर 12 से 14 साल के 24 साल के जो बच्चे हैं ना वो ज्यादा इस पे एक्टिव रहते हैं। सेकंड चीज बात करते हैं ट्विटर की। ट्विटर देखो वो भी सबके लिए बनाया है, मगर ट्विटर पे सिर्फ जो है ना 25 साल से लेके 35 साल के लोग, जो बड़े लोग हैं वो ज्यादातर एक्टिव रहते हैं। तो यहां पर अगर हमने कोई प्रोडक्ट ऐसा बना दिया जो कि छोटे बच्चों के लिए है, तो हम किस चीज पे जाएंगे, स्नैपचैट पे, ना कि हम जाएंगे ट्विटर पे। क्यों? क्योंकि वहां की ऑडियंस जो है वो बड़ी वाली है। आपको अपनी ऑडियंस देखनी होती है। जैसे अभी मेरा चैनल एजुकेशन का है तो मेरे चैनल पे गेमिंग वाली ऑडियंस नहीं मिलेगी, आपको सारी एजुकेशन वाली ऑडियंस मिलेगी, जो पढ़ना चाहती है, जो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स है वो मिलेंगे। कोई छोटा बच्चा नहीं मिलेगा, ज्यादातर मुश्किल हो सकता है एक आध हो, ऐसा नहीं है मैंने मना कर रखा है, ऐसा नहीं है इन लोगों ने भी मना कर रखा है, मगर जो ऑडियंस की बात है, एक सेगमेंटेशन की बात है कि ज्यादातर मोस्टली कौन आपका यूज करता है, तो ये ऑडियंस होती है आपकी। ठीक है, तो एज बात हो गई। अब बात करते हैं जेंडर की। देखो जेंडर में मेल फीमेल, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब आते हैं। ठीक है, मगर वो डिपेंड करता है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट को कौन यूज करता है, तो जो ज्यादा यूज करेगा आप उसके लिए बनाओगे। नेक्स्ट चीज ऐसे आता है एजुकेशनल लेवल और इनकम। यहाँ पे लिखा है इनकम एक्सेट्रा। अब देखो मार्केट सेगमेंटेशन और कैसे कर सकते हैं, एजुकेशनल लेवल पे कर सकते हैं भाई, पढ़ाई देख के कर सकते हैं। अगर मान लो आपकी एजुकेशन है 12th क्लास तक के बच्चे इस चीज को ज्यादा यूज करते हैं, या फिर 12th से छोटे वाले ज्यादा यूज करते हैं, या फिर मान लो कॉलेज लेवल के बच्चे यूज कर सकते हैं, तो हम इस सेगमेंटेशन को एजुकेशन के हिसाब से देख सकते हैं। सेकंड चीज अगर हम बात करें तो इनकम के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर हमें मान लो बंटवारा करना है अपनी ऑडियंस का, तो हमें अगर अमीर वाली ऑडियंस टारगेट कर रही है तो हम सेगमेंट किसके हिसाब से करेंगे, अपने प्रोडक्ट के रेट हाई रखने अगर हमें, तो हमें चाहिए रिच ऑडियंस। कौन सी चाहिए, रिच ऑडियंस। समझ आ गया। सेकंड पॉइंट बी आता है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया क्लियर, पहला आता है मार्केट सेगमेंटेशन, सेकंड आता है हमारा यहाँ पे लिखा है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब देखो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है यहाँ पर आप उस कैटेगरी को यहाँ पे बिलोंग करोगे या उस कैटेगरी में अपनी ऑडियंस को देखोगे, जो आपकी ऑडियंस उस कैटेगरी से बिलोंग करेगी जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन में हो।
जैसे कि मान लो दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, लाल किला हो गया, ठीक है, या फिर मान लो मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, अमेरिका हो गया। तो ये लोकेशन जो है ना, ये एक सेगमेंटेशन का टाइप्स बन जाता है हमारा, ठीक है। हमने क्या बताया, ज्योग्राफिक पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफिक में हम अपनी ऑडियंस को एक प्लेस के हिसाब से डिटरमाइन करते हैं, प्लेस के हिसाब से डालेंगे, ठीक है। सपोज करो मैंने एक बिजनेस खोला, मैंने बिजनेस की फ्रेंचाइजी बनाना चाहता हूं, तो मैंने देखा कि हमारी ऑडियंस है ना अमेरिका से बहुत ज्यादा आ रही है, इटली से बहुत ज्यादा आ रही है, तो हमने अपने बिजनेस को कहां डालना चाहिए, इटली और अमेरिका में जाके डालना चाहिए ना, क्या दिल्ली में खोल के बैठे हो जबकि यहाँ ऑडियंस ही नहीं है। तो यहाँ पर एक लोकेशन से मैनेजमेंट करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा यूनिट्स आर द बेसिक और डिवाइडेड द मटेरियल दैट यूनिट्स में बी नेशंस, कह रहा है किसी भी नेशंस मतलब कि राष्ट्रीय पूरा देश, उसके बाद लिखा स्टेट रीजन, अगर आप किसी राज्य में पढ़ रहे हो, स्टेट में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहां की ऑडियंस हो सकती है टारगेट। उसके बाद एरियाज ऑफ द सर्टेन क्लाइमेट कंडीशन, या फिर छोटे छोटे लोकल एरियाज की ऑडियंस के हिसाब से भी आप सेगमेंटेशन कर सकते हो। उसके बाद लिखा और नॉन एज अर्बन, यहाँ पे लिखा है कंडीशन और अर्बन एंड रूरल डिवाइड्स, कह रहे सॉरी अर्बन और रूरल जो एरिया होते हैं, मतलब कि गांव वाले जो एरिया हैं, जो शहर वाले एरिया हैं, आप उसके हिसाब से भी अपनी ऑडियंस को सेगमेंटेश कर सकते हो, ठीक है। तो देखो भाई, ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट पूरा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड की। देखो पॉइंट नंबर थर्ड नीचे लिखा है मैंने, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होती है, पहले हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है It based on the demographics such as age, gender, educational, family, size, income। देखो डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है, आपको छोटी छोटी चीज के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि आपने अपनी ऑडियंस लेनी है, मेरे को एक परफ्यूम बेचना है, परफ्यूम कैसे बेच सकता हूँ, जो मेरे बहुत सारे सामने लोग खड़े हैं ना, हजारों लोग, तो उनको बांटने के लिए मैं क्या करूंगा, किसी पर्टिकुलर एज को तय कर दूंगा कि भाई 12 से लेकर 25 साल तक के बच्चे इस परफ्यूम को खरीदेंगे। मेरी ऑडियंस पता चल जाएगा, मेरे को पता चल जाएगा, मैं या तो राइज हैंड करवा लूंगा, भाई हाथ खड़े करो जो मेरा परफ्यूम लेना चाहता है। सपोज करो 12 से 25 साल के लोग फिर से ज्यादा खड़े करते हैं हाथ, तो मेरी ऑडियंस कौन सी है, 12 से 25 साल। उसके बड़ी वाली ऑडियंस मान लो 2-4 खड़े भी कर रहे हैं, तो वो भी ले सकते हैं, मगर हम क्या करेंगे, उसको ऑडियंस नहीं मानेंगे, ठीक है, ज्यादा। आगे क्या लिखा है, जेंडर, एजुकेशनल या फैमिली साइज। देखो फैमिली साइज भी मैटर करता है, जॉइंट फैमिली या फिर बोल सकते हो स्मॉल फैमिली या लार्ज फैमिली, मिडिल फैमिली, ठीक है। तो इस तरह से हम फैमिली साइज के हिसाब से भी सेगमेंट कर सकते हैं। आगे लिखा है उसके बाद इनकम, इनकम के बाद लिखा है एंड सोशल क्लासेस। इनकम या सोशल क्लासेस के हिसाब से भी कर सकते हैं। सोशल क्लासेस मतलब कैसे कि जो ज्यादा अमीर है, जो ज्यादा रिच है, जो ज्यादा पुअर है, एकदम बैगर है, तो इस तरह से हम सेगमेंटेशन करते हैं। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो इसके 2 पॉइंट्स और हैं, वो भी लिखवाता हूँ और आगे लिखवाता हूँ। तो पहले आप इसको उतार लो, मैंने जो बताया था आपने उतार लिया होगा। तो वो जो 3 कॉन्सेप्ट बताए थे, उसके बाद जो 2 कॉन्सेप्ट और आते हैं, वो जो मैंने आपको बोल रहे थे कि 5 पॉइंट्स होते हैं टोटल, तो वो 2 कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिए, नोट डाउन कर दिए। तो आइए अब इनको पहले समझते हैं। यहाँ पे सबसे जो पॉइंट नंबर 3 का कॉन्सेप्ट है, सॉरी पॉइंट नंबर जो 4th कॉन्सेप्ट है, वो आता है हमारा बिहेवियरिस्टिक सेगमेंटेशन। देखो बिहेवियरिस्टिक सेगमेंटेशन क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपकी जो ऑडियंस है, जिनको भी आप फोकस कर रहे हो या जिन पर आप टारगेट लगा के बैठे हो, कि ये चीज जो है, ये ऑडियंस जो है हमारा माल प्रोडक्ट को बाय करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, उनका बिहेवियर आपको बहुत जरूरी जानना होता है। सपोज करो कोई चीज आपके टारगेट ऑडियंस को पसंद होती है मगर वो बाय नहीं करना चाहते, मगर कोई चीज ऐसी होती है जो पसंद नहीं है मगर उसको बाय कर लेते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होता है कि उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसी चीजों को ज्यादा बाय करते हैं, कैसी चीजों पे अपना रुचि दिखाते हैं, आकर्षकपन दिखाते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको देखनी होती है। डिवाइड्स द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल सच एज बेनिफिट्स। कह रहा है ऑडियंस का बिहेवियर कैसा होता है कि जो चीज उनको पसंद आती है वो तो खरीदते हैं, मगर जिस चीज पे उनको कुछ बेनिफिट्स होता है, कुछ मान लो डिस्काउंट्स मिलता है ना, तो सबसे पहले वो उसके ऊपर जाते हैं। यहाँ पे वही लिखा है सच एज बेनिफिट्स। उसके बाद लिखा है शाउट, यूज, ओकेशंस, यूजर स्टेटस, यूजर रेट्स। उसके बाद लिखा लोकेलिटी, कंज्यूमर रीडनेस, स्टेज इन द ट्रेंड एंड बिहेवियरिस्टिक सेगमेंटेशन। एग्जाम्पल में स्टेटस, वैल्यू एंड मनी। देखो 3 चीजें होती है जिस तरह से हम अपने बिहेवियर को चेक कर सकते हैं, अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को देख सकते हैं, ठीक है। सपोज करो अगर मान लो आप परफ्यूम बेचते हो, ठीक है, आपके किसी कंज्यूमर ने आपका परफ्यूम बाय करा, परफ्यूम बाय करने के बाद उसका बिहेवियर उसको कैसे देखा जाएगा। अगर मान लो वो आपका परफ्यूम बाय कर लेता है, बाय करने के बाद आपने देखा कि वो उसको यूज नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, बस खरीद तो ले रहा है मगर किसी दूसरे के लिए, तो वहां पर वो बिहेवियर उसका कैसा है, बिल्कुल डल है। और वहां पर वो बिहेवियर कैसा है, वो खरीदना नहीं चाहता था,
बल्कि उसने किसी को दे दिया, तो जो लेना चाह रहा है, जिसने लिया, तो वो आपकी टारगेट ऑडियंस है, ना कि वो आदमी। ठीक है, उससे कोई मैटर नहीं करता कि किस तरह से आपकी ऑडियंस आएगी, बस यहाँ पे उसका बिहेवियर आपको देखना होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे काफी सारी चीजें होती है, जैसे कि यूजर का स्टेटस, जो भी आपकी चीजों को यूज कर रहा है उसका स्टेटस, मतलब कि उसका उस चीज के प्रति कितना लगाव है। उसके बाद लिखा है यूजर रेट, ठीक है, जो भी यूजर है उसको कितना मतलब कि खर्च कर सकता है, कितना स्पेंड कर सकता है उस चीज के लिए, तो कितना लगाव है वो पता चल जाता है। उसके बाद लिखा है लोकेलिटी, मतलब कि यहाँ पे लोकेलिटी और कंज्यूमर की रीडनेस स्टेज भी देखी जाती है कि कंज्यूमर उस चीज पे कितना गौर देता है, कितनी ज्यादा बारीकी से उस चीज को समझता है, कितनी ज्यादा ध्यान से उसको देख रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका बिहेवियर पे नेचर करता है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे स्टेज इज द टर्म्ड एज द बिहेवियरिस्टिक सेगमेंटेशन। उसके बाद नीचे लिखा है मैंने एग्जांपल में स्टेटस, वैल्यू और मनी, तीन चीजें होती हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को डिफाइन करती है। सबसे पहले आती है यहाँ पे स्टेटस, कंज्यूमर का स्टेटस, फिर आता है वैल्यू, कंज्यूमर किस चीज को कितनी ज्यादा वैल्यू देता है। सपोज करो दो चीजें हैं, एक चीज वो है जो कंज्यूमर को पसंद है मगर वो खरीदना नहीं चाहता, एक चीज वो है जो कंज्यूमर को पसंद नहीं है मगर वो चीज फ्री में मिल रही है। कैसी मिल रही है? फ्री में। अब देखो आप इस केस में क्या करोगे, एक चीज वो है जो कंज्यूमर को अच्छी लगती है, पसंद भी है मगर पैसे नहीं है, दूसरी चीज फ्री मिल रही है मगर वो पसंद नहीं है, तो इन केस में आप क्या करोगे, फ्री वाली तो हर कोई लेगा, इसको बेशक नहीं ले पाएगा क्योंकि पैसे नहीं है, ये फ्री में मिल रही है, पसंद आपको नहीं होगी, शायद किसी में को घर में पसंद हो, तो कंज्यूमर का बिहेवियर ऐसा होता है वो इसको ले जाएगा उठा के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कंज्यूमर सेगमेंटेशन बिहेवियर। ठीक है, अब नीचे बात करते हैं यहाँ पे साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। देखो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या होता है, कंज्यूमर जो है अपनी इमेज का, अपनी पर्सनैलिटी का, यहाँ पर अपनी स्किल्स का ज्यादा ध्यान रखता है। ठीक है, आपने अगर देखा होगा अगर कोई भी कंज्यूमर कुछ खरीदने आता है तो वो सोचता है, तो वो ये सोचता है अगर मान लो वो रिच है और वो कोई चीप सी चीज खरीद लेगा तो लोग उसको क्या सोचेंगे, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, वो ऐसा सोचने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है, लोगों को उनकी नीड्स के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से, या फिर बोल सकते हो उनकी जो स्किल्स है, हॉबीज है, उनके हिसाब से यहाँ पे डिवाइड करते हैं। और यहाँ पर मैं पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, when segmentation is based on personality और lifestyle variables। कह रहे हैं यहाँ पर जो पर्सनैलिटी है और लाइफस्टाइल वेरिएबल्स है ये बहुत ज्यादा मैटर्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है इट इज कॉल्ड साइकोग्राफिक सेगमेंटेशंस एंड इंडिविजुअल व्यू अबाउट हिमसेल्फ। और ये देखना चाहता है कि इंडिविजुअल जो बंदा जो है वो अपने बारे में क्या सोचता है और दूसरों के बारे में कैसा सोचता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, उसकी एक लाइफस्टाइल, एक पर्सनैलिटी को दिखाता है। अब पर्सनैलिटी को दिखाने से एक एग्जांपल याद आया मेरे को, एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो एक आदमी ऐसा है जिसके बाल है ना उसको कटाने का शौक है, जैसे किसी को मान लो दाढ़ी बाल, या फिर बोल सकते हो बाल कटाना, हेयर कटाना, दाढ़ी कटाने का शौक है, वो ना उसके दाढ़ी या बाल बढ़ते नहीं है मगर वो हर हफ्ते 1 वीक में एक बार तो बार्बर की शॉप पे जाएगा। मैंने क्या बोला, एक हफ्ते में एक बार उसकी शॉप पे जाएगा, चाहे वो गंजा ही हो, फिर से उस तरह फिरवाने जाए मगर वो जाएगा। तो यहाँ पर क्या चीज है, ये उसका क्या पर्सनैलिटी है, ये उसकी आदत सी हो जाती है, बिहेवियर हो गया। ठीक है, उसके बाद आती है लाइफस्टाइल्स की। देखो लाइफस्टाइल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप किसी भी कंज्यूमर को अपनी टारगेट ऑडियंस बनाना चाहते हो तो उसकी लाइफस्टाइल आपको देखनी पड़ेगी, वो किस तरह से के यूज करता है कपड़े, किस तरह के परफ्यूम यूज करता है। आपका परफ्यूम उसकी कैटेगरी से मैच खाएगा ही नहीं खाएगा, तभी वो उसको बाय करेगा। आपको फॉलो तो बहुत लोग करते हैं मगर यहाँ पे लाइफस्टाइल देखा जाता है कि किस लाइफस्टाइल वाला बंदा आपके परफ्यूम को बाय करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ये लाइफस्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे काफी सारे फैक्टर्स थे जो मैंने आपको पूरे क्लियर कर दिए, पांचों के पांचों। अब नीचे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डिटरमाइनिंग हाउ मेनी सेगमेंट्स ऑफ टू एंटर। क्या रहा है यहाँ पे, कितने ऐसे सेगमेंट्स है जो हमारे यहाँ पे एंटर्स होते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे लिखा है सबसे पहला, 3 टाइप्स के हैं, मैंने टोटल 3 टाइप्स के आपके बुक में देखे हैं, तो 3 टाइप्स के मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला जो आता है कंसंट्रेटेड मार्केट, एक मार्केट होती है कंसंट्रेटिंग मार्केट। सेकंड आता है डिफरेंशिएटिंग मार्केट। देखो कंसंट्रेटिंग मतलब जिस जगह पे टारगेट सीधा फोकस करती है। सेकंड आती है डिफरेंशिएट मार्केट, मतलब कि अलग अलग तरह की वैरायटी जहां पे आपको प्रोवाइड करी जाती है। पॉइंट नंबर 3 अनडिफरेंशिएट मार्केट, ऐसी मार्केट जहां पे नॉर्मल एवरेज लेवल के क्लोथ्स, कपड़े या फिर बोल सकते हो प्रोडक्ट्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो 3 तरह की मार्केट्स है। अब ये कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड्स करता है कौन सी मार्केट में किस तरह के सामान जो है उसको प्रसिद्ध करते हैं या फिर उसको अच्छे लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है हमारा टारगेट ऑडियंस। देखो टारगेट ऑडियंस किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी होती है।
हर बिजनेस अपनी एक टारगेट ऑडियंस को ढूंढता रहता है, फाइंड आउट करता रहता है, ठीक है। टारगेट ऑडियंस क्या होती है? ऐसी ऑडियंस जो आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, खरीदने के लिए इच्छुक हो, ठीक है, उसको वो लालसा हो, आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीज उसको दिखे जो इंटरेस्टेड हो, ठीक है, और वो उसको खरीदना चाहे। ऐसी ऑडियंस नहीं कह रहा बिल्कुल भी जो कंज्यूमर्स, ऐसे वाले कंज्यूमर नहीं कह रहा बिल्कुल भी जो आपके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदना चाहते। टारगेट ऑडियंस मतलब एक ऑडियंस जो है अपने प्रोडक्ट को खोजती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी ऑडियंस को खोजता है, टारगेट ऑडियंस को। तो यहाँ पर टारगेट ऑडियंस का मतलब सिंपल सा है, द सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केटिंग हेल्प्स द मार्केटर टू आइडेंटिफाई द ऑडियंस। कह रहा है ये एक तरह की प्रोसेस है या एक तरह की टेक्निक्स है जिसमें मार्केटर्स जो होते हैं अपनी ऑडियंस को फाइंड आउट करते रहते हैं कि किस तरह की ऑडियंस है, किस तरह की टारगेट ऑडियंस है। देखो टारगेट ऑडियंस बहुत सारे तरह की होती है, हो सकता है बच्चे आपके ऑडियंस हो सकता है आपकी ऑडियंस में बड़े आए, हो सकता है फीमेल आए, हो सकता है मेल आए, हो सकता है एज जेंडर में से आए कोई सा, मतलब कि आपकी टारगेट ऑडियंस 12 से 25 साल के बीच की हो, ठीक है, उससे ज्यादा ना हो। तो टारगेट ऑडियंस अलग अलग तरह से इफेक्ट होती है। यहाँ पे लिखा है टू आइडेंटिफाई द ऑडियंस एंड ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स टू होम द एडवर्टाइजिंग मैसेजेस शुड बी डायरेक्ट। कह रहा है और हमें ना जो अपनी टारगेट ऑडियंस होती है वो पहचानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैसेज निकाल सकते हैं, पैम्पलेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपनी ऑडियंस को पहचान सकते हैं, अपने कस्टमर तक सीधे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, या कोई डेटा एनालाइज करवा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के कभी कभी कॉल आते होंगे, सर आपका एटीएम कार्ड शॉर्टलिस्ट हुआ, आप एटीएम कार्ड बनवाना चाहते नहीं चाहते, तो आपको उनका नंबर, मतलब उन लोगों को आपका नंबर कैसे मिलता है? वो एक क्या करते हैं, अपनी टारगेट ऑडियंस को फाइंड आउट करते हैं, वो ऑडियंस फाइंड आउट करते हैं, आपके नंबर एनालाइज करते हैं, पूरा डेटा होता है उनके पास, वो सीधे तभी डायरेक्ट मैसेज करते हैं, ठीक है। आगे लिखा है उसके बाद यहाँ पे ऑडियंस कैन बी प्रोफाइल्ड इन द टर्म्स देयर डेमोग्राफिक कैटेगरीज, पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल, जियोग्राफी एक्सेट्रा। कह रहा है ऑडियंस को अलग अलग तरह से प्रोफाइल्ड किया जाता है, अलग अलग तरह से पहचाना जा सकता है। सपोज करो कोई ऑडियंस आपको डेमोग्राफिक कैटेगरी में मिल जाएगी, ठीक है, तो कोई ऑडियंस आपको पर्सनैलिटी की कैटेगरी में मिल जाएगी, तो कोई ऑडियंस लाइफस्टाइल, या फिर कोई ऑडियंस आपको जियोग्राफी एटसेट्रा में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी आपकी टारगेट ऑडियंस होती है। आप किस तरह से फाइंड आउट करते हो एक बिजनेस में टारगेट ऑडियंस जब तक आपको नहीं मिलती अच्छी, जब तक आप अपने गोल अटेन नहीं कर पाते। उसके नीचे मैंने लिखा है आइडेंटिफाइंग ऑफ टारगेट ऑडियंस। देखो टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो नीचे मैं आपको बता रहा हूं आपके बुक्स में। डिजाइनिंग एडवर्टाइजिंग कॉपी, देखो आपको सबसे पहले अपनी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो जो लोग उसको यूज करते होंगे, जो टारगेट उसको, जो ऑडियंस यूज करती होगी, वो आपसे अपने आप ही कलेक्ट हो जाएगी। सेकंड चीज डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग अपील, आपको ये सारा पहचानना पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग कब, किस जगह, कैसे, कहाँ करवानी है, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइनिंग मीडिया मिक्स एंड मीडिया व्हीकल्स, आपको मीडिया मिक्स मतलब कि रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन, नेटवर्क, इन सब के इंटरनेट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करा सकते हो। व्हीकल्स पे हो सकता है पीछे बैनर टांग के एडवर्टाइजमेंट करा सकते हो। उसके बाद इस तरह से लिखा डिटरमाइनिंग मैसेज सोर्सेज, अब आपको मैसेज सोर्सेज छांटने होते हैं। अब आपने ये सारी चीजें कर ली तो आप देखते हो कि कौन से डेटा लिस्ट एक मंगाओ, ठीक है, जिसमें सबके नंबर्स हो, कॉल करके पूछ सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, सर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए नहीं चाहिए। वो इंटरेस्टेड होगा तो हाँ करेगा, वरना ना कर देगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे टारगेट ऑडियंस के और आपके जो मैंने बताया सेगमेंटेशन के। इसके बाद थोड़े से और रह गए पोजिशनिंग के, तो वो मैं आपको लिखवाता हूँ, आप इसको उतारो। आपने उतार लिया होगा। तो अभी हमने सीखा था सेगमेंटेशन, उसके बाद हमने सीखा टारगेट ऑडियंस, और अब हम करने वाले हैं पोजीशनिंग। पोजीशनिंग इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के बाद ये वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आइए पोजीशनिंग को करते हैं स्टार्ट। तो देखो पोजीशनिंग सीखने से पहले मैं बता दूं पोजीशनिंग होता क्या है। पोजीशनिंग एक प्रिसेप्शन होता है। अब प्रिसेप्शन क्या होता है, काफी सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा। तो देखो प्रिसेप्शन मतलब होता है किसी भी चीज का, अगर मैं जैसे नाम लूं, मैं लेता हूं एक कैट, आपके दिमाग में एक कैट की इमेज बन गई होगी। अब ठीक है, मैंने एग्जांपल में एक नाम लिया पिज्जा, तो देखो आपके दिमाग में पिज्जा की शेप आ गई होगी। तो यही चीज होती है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हम बेचते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हम सेल करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का नाम लेते ही आपके दिमाग में कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है, ये पोजीशनिंग होती है। मतलब कि आपने जो ऑब्जेक्ट अपने दिमाग में सोचा है उसकी पोजीशन आपने सबसे टॉप लेवल पे रख रखी है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं यहाँ पे वाटर बोतल, एक वाटर बोतल अगर मेरे को बाहर से खरीदनी है मिनरल वाटर की, तो मैं कौन सी खरीदूंगा। काफी लोगों के दिमाग में अभी बिस्लेरी आ गया होगा, ठीक है, और किनले आ गया होगा, बिस्लेरी आ गया होगा। तो मोस्टली बच्चों के दिमाग में बिस्लेरी आ गया होगा। अगर मैं बोलूं मेरे बाल में डैंड्रफ है नहीं, जो कि मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, सपोज करो यार
मेरे बाल में अगर डैंड्रफ है, मैं बोल रहा हूँ मेरे को एक शैम्पू सजेस्ट करो, कोई सा एक ऐसा हेयर कंडीशनर शैम्पू जो मेरे बाल के डैंड्रफ को निकाल सके। आपके दिमाग में आ गया होगा हेड एंड शोल्डर, ठीक है, हेड एंड शोल्डर आपके दिमाग में आ गया होगा। तो ये क्या होती है, पोजीशनिंग होती है, मतलब कि आपने अपने दिमाग में उसकी एक चित्र बना ली और उसकी अपने दिमाग में एक छाप छोड़ ली, ये हाँ ये पोजीशनिंग है। जैसे मैंने अभी हेड एंड शोल्डर बताया, आप लोगों ने दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात बैठा ली थी कि जैसे मैंने हेड एंड शोल्डर का नाम लिया मतलब कि डैंड्रफ फ्री शैम्पू, तो आपने हेड एंड शोल्डर का जवाब दिया, ठीक है। मैंने बोला पिज्जा, आपके दिमाग में पिज्जा की इमेज आ गई। ये पोजीशन होती है कि हम किसी प्रोडक्ट के बारे में क्या थिंकिंग करते हैं, उसको बोलते हैं पोजीशनिंग। हमने अपने दिमाग में क्या सोच के बैठा लिया होता है, ठीक है। अगर उसके बाद बात करते हैं डेफिनेशन, देखो दिस प्रिसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज सब्जेक्टिव। कह रहा है ये जो है एक तरह से प्रिसेप्शन होता है किसी भी सब्जेक्टिव प्रोडक्ट का, ठीक है। उसके बाद लिखा है एंड इज गवर्न्ड बाय इंडिविजुअल नीड्स, वैल्यू, बिलीव्स, एक्सपीरियंस। कह रहा है और ये जो चीज है ये हर एक व्यक्ति के द्वारा यूज करी गई होती है, उसकी वैल्यूज होती है, उसके कुछ बिलीव्स होते हैं, उसकी एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाई जाती है। सपोज करो मैंने जब आपको एग्जांपल बोला कि आप मैंने अभी आपको बोला आप अपने दिमाग में कोलगेट को सोच लो। अब आपने एक कोलगेट सोचा तो कोलगेट ही आपने सोचा होगा, मेरे को पता है, हर्बल, पतंजलि, दंत कांति, बबूल, आपने ये नहीं सोचा, आपने सिर्फ कोलगेट को सोचा। कोलगेट एक ब्रांड है, वो अपने दिमाग में छप गई है, ठीक है। तो इसी तरह से वो जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं, जो चीज हम यूज कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं उसको, ठीक है, तो अपने आप ही दिमाग में आ जाती है। उसको देखो क्या बोलते हैं, उसकी जगह जो है ना आपके दिमाग में इसलिए आई क्योंकि उसका ब्रांड नेम अच्छा है। अच्छा कैसे हुआ, क्योंकि वो कंपनी अच्छी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पोजीशनिंग। मार्केट में प्रोडक्ट्स की जगह बनाने के लिए और टारगेट जो हो, आप लोग जो हो, ऑडियंस के दिमाग में उस चीज को बैठाने के लिए उसको देखा जाता है, ऐसी चीजों को बनाना चाहिए। आगे लिखा है द एनवायरमेंट पोजीशन, और इसी चीज को बोलते हैं पोजीशन। आगे लिखा है इन द वे द प्रोडक्ट और द ब्रांड इज डिफाइंड टू द कंज्यूमर एंड इंपोर्टेंस। कह रहा है एक ब्रांड जो होता है ना, वो क्या होता है, एक ब्रांड पे एक मोहर होती है, एक ठप्पा सा बोल सकते हो उसे होता है। वो ब्रांड क्या करता है, वो दिमाग में बैठ जाता है। जैसे मैंने बोला अभी मिनरल वाटर की बोतल बताओ तो आपने बताया बिस्लरी, तो बिस्लरी मिनरल वाटर के साथ आपने दिमाग में जोड़ दिया कि बिस्लरी है तो मिनरल वाटर ही है होगा पक्का, ठीक है। तो अपने दिमाग में आ जाती है उसकी इमेज, तो वही होता है हमारा प्रिसेप्शन। देखो यहाँ पे लिखा है पोजीशनिंग इज ए प्रिसेप्शन। पोजीशनिंग हमारे दिमाग में किसकी पोजीशन कहां पे है, वो एक प्रिसेप्शन होता है हमारा। कह रहा है ऑफ द ब्रांड एंड ब्रांड इज द ब्रिंग अबाउट टू द माइंड इन द टारगेट कंज्यूमर, और कंज्यूमर के दिमाग के अंदर उसको बैठा देना अच्छे से, अपने ऑडियंस के अंदर, अपने टारगेट ऑडियंस के अंदर दिमाग में उस प्रोडक्ट के बारे में घुसा देना, वो क्या होता है, एक पोजीशनिंग होता है, अपने आप को पोजीशनिंग देना। एंड रिफ्लेक्टिव द इंसेंस ऑफ द ब्रांड प्रोडक्ट्स इज द टर्म ऑफ फंक्शनल और नॉन फंक्शनल बेनिफिट्स जज बाय ए कंज्यूमर। मगर इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ डिसबेनिफिट्स होते हैं जो कंज्यूमर को नहीं पता होते, नहीं जानते, बस पोजीशन उसके दिमाग में आ जाती है। तो यहां से आप इतनी बात तो समझ गए होंगे पोजीशनिंग होता क्या है। पोजीशनिंग मतलब होता है कि अगर हमको अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है या कुछ भी चीज बनानी है तो हमें अपने टारगेट ऑडियंस के अंदर दिमाग में उस चीज को बैठाना होता है। अप्रोच के बारे में, ठीक है, तो पोजीशनिंग की अप्रोच कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे लिखा है पहली अप्रोच होती है पोजीशनिंग बाय कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी, पहचान होती है जो हमारे दिमाग में बैठती है, वो पोजीशन के रूप में। सेकंड चीज बाय प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स। प्रोडक्ट के कभी कभी आता है उसका नाम दिमाग में याद नहीं आता मगर उसके काम याद रह जाते हैं। जैसे कुछ लोगों के नाम याद नहीं होंगे मगर काम याद होंगे। जैसे किसी से पूछा जाए आपको लास्ट टाइम आपका बर्थडे गिफ्ट, वैलेंटाइन गिफ्ट किसने दिया था, तो आपको याद होगा कि हाँ मेरे डैड ने दिया था, इसने दिया था या उसने दिया था। तो इसी तरह से आगे थर्ड चीज होती है पोजीशनिंग बाय ओकेशन एंड टाइम। पोजीशन कभी कभी से टाइम के द्वारा या फिर बोल सकते हो ओकेशन के द्वारा तय करी जाती है। उसके बाद पॉइंट नंबर फोर्थ है पोजीशनिंग बाय द प्राइस क्वालिटी। देखो प्राइस क्वालिटी के हिसाब से भी पोजीशन हम बना लेते हैं माइंडसेट में। सपोज करो कोई ऐसा प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं या कोई ऐसी चीज बेच रहे हैं जो काफी चीप रेट में अच्छी क्वालिटी दे रही हो, ठीक है, तो हम उसके क्वालिटी को देख लेते हैं, उसके प्राइस को देख लेते हैं। आगे लिखा है यहाँ पे पोजीशनिंग बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी की वजह से पोजीशनिंग बन सकती है, या पोजीशनिंग बाय प्रोडक्ट यूजर। कोई ऐसा यूजर हो या फिर देखा होगा आपने काफी सारे यूजर्स होते हैं जो उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे शाहरुख खान किसी की ऐड कर रहा है या फिर अक्षय कुमार ऐड कर रहा है, सलमान खान ऐड कर रहा है, एक्ट्रेस ऐड करते हैं काफी सारी चीजों की, तो एक्ट्रेस को लेकर दिमाग में बैठ जाता है हाँ ये एक्टर ने इसकी ऐड करी थी। अगर मैं बोलूँ बामास के नाम पे सलमान खान की याद आती होगी, बामास की चप्पल पहनता है, वो स्लीपर्स पहनता है, तो ये क्या होती है हमारी पोजीशनिंग हो जाती है, थिंकिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटरमाइनिंग पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। अब किस तरह से पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को डिटरमाइन करते हैं, पहचानते हैं, तो उसके प्रोसेस मैंने बता रखे हैं। आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, पहले आपको कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद लिखा है डिटरमाइनिंग द कॉम्पिटिटर एंड प्री रिसीव्ड एंड इवेलुएट। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को डिटरमाइन करके उससे पहले कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनानी होती है जो उसको पीछे करे। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है
डिटरमाइन कॉम्पिटिटर पोजीशन, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की पोजीशन दिमाग में किस लेवल पे है वो आपको डिटरमाइन करनी होती है। जैसे मैंने बोला बर्गर, तो बर्गर में जैसे क्या मैकडोनल्ड्स का, केएफसी का, काफी सारे बर्गर्स आते हैं आपके दिमाग में। तो इन लोगों की पोजीशन को नीचे गिराने के लिए कोई ऐसे हाई लेवल का बर्गर बनाओ ना तो जो इनको नीचे कर पाए। आगे लिखा है उसके बाद एनालाइज द कस्टमर। देखो कस्टमर एनालाइज भी एक पोजीशनिंग का टारगेट होता है। ज्यादातर लोग जिस चीज को सपोर्ट करते हैं या ज्यादातर लोग जिस चीज की डिमांड करते हैं तो वो भी उसकी पोजीशनिंग दिखाता है। उसके बाद आता है सिलेक्ट द पोजीशन। आपको अपनी पोजीशन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। आपका बर्गर किस रेंज का रहने वाला है, किस ऑडियंस के लिए रहने वाला है, ताकि आपका जो बर्गर है वो ज्यादा हाई लेवल पे बिके और आपकी जो पोजीशन है वो लोगों के दिमाग में बैठ जाए। उसके बाद आता है मॉनिटर द पोजीशन। पोजीशन जब मॉनिटर आपने सारी चीजें कर दी तो लास्ट में ये देखना होता है कि हमने जो करा है वो कितने % लोगों को पसंद आ रहा है। फीडबैक की तरह एक तरह से आपको देखना होता है, मॉनिटर करना होता है, सारी चीजें अचीव करनी होती है। तो यहां पर आपके ये सारे थे डिटरमिनेंट्स पॉइंट और यहां पर मैंने सारे के सारे पॉइंट आपको बता दिए पोजीशनिंग के। यहां पर चैप्टर हो जाता है आपका 3rd कंप्लीट। तो देखो आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 3rd कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 4th और जितने भी चैप्टर्स की वीडियो है लाइन वाइज यूनिट वाइज मैं चैप्टर की वीडियो डालने वाला हूँ। सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में। नोट्स परचेज करने तो कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाके कॉन्टैक्ट करो, फटाफट से नोट्स परचेज कर लो। नोट्स परचेज करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ भी दिख रहा होगा नोट्स को परचेज करने के लिए। और एक चीज और, वीडियो में जाने से पहले सारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मैं कमेंट का रिप्लाई भी कर दूंगा। और अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट के साथ साथ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर पहली बार आए हो तो उस चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। सारी एसओएल की वीडियो या फिर बोल सकते हो चैप्टर वाइज वीडियो आपको इस बुक की इस चैनल एक्सप्लेन पे मिलेगी। तो आइए वीडियो को करते हैं एंड यहाँ पे अभी के लिए इतना ही। सी यू, टाटा एंड बाय बाय।